जवानों के भुजाओं की ताकत पर एक और बड़ी सफलता, एक और बड़ी कामयाबी हमारे पूरे क्षेत्र को लाल आतंक से मुक्त करने के लिए मिली है। और ये बड़ा ऑपरेशन था और काफ़ी साफ सुथरा ऑपरेशन था। हम अपने जवानों के साहस को नमन करते हैं। तो आप अब तक समझ गए होंगे कि आज मैं किस विषय पर बात करने वाला हूं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज बहुत बड़ा दिन है, जवानों के शौर्य का बहुत ताकतवर दिन है, बहुत मजबूत दिन है। जवानों ने नक्सलियों के उस कमांडर को मार गिराया है जो पिछले 30 साल से आतंक का पर्याय था। आप समझ सकते हैं कि बस्तर में जितनी भी बड़ी वारदातें हुई, जितने भी बड़े नक्सली अटैक हुए, उन सब का मास्टरमाइंड आज मारा गया है। इसी विषय पर बात करेंगे। आज हमारे साथ दो सहयोगी हैं, सौरभ तिवारी रायपुर से, जो नक्सल मामलों को लगातार देखते रहे हैं। इसके साथ शहनवाज हैं जो सुकमा से हैं, अभी वो ग्राउंड जीरो नारायणपुर की तरफ जा रहे हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत शहनवाज से करूंगा। शहनवाज, आज कितना बड़ा दिन है और नक्सलियों को इससे कितना बड़ा झटका लगा है? देखिए, बिल्कुल सर, आज बहुत बड़ा दिन है सुरक्षा बल के जवानों के लिए और छत्तीसगढ़ सरकार के लिए, क्योंकि आज जब मुठभेड़ हुआ, आपको बता दें, आज से 15 दिन पहले करेगुट्टा की पहाड़ी पे मुठभेड़ हुई थी। उस मुठभेड़ पे 31 नक्सलियों को मार गिराया गया था और उसके बाद जो है नक्सली वहां से भाग के सीधे अबुझमाड़ की ओर जा रहे थे, क्योंकि बताया जा रहा था कि जब तेलंगाना सरकार के साथ एक बैठक हुआ था और बैठक के बाद जो है नक्सलियों का एक टीम बना था और वो टीम बस्तर में 15, 16, 17 जून को, मई को एक बड़ा जो है जून को जो है एक बड़ा मीटिंग रखने वाला था, क्योंकि सभी नक्सली को ये तेलंगाना सरकार ने आश्वासन दिलाया है कि आने वाले दिसंबर माह तक, 6 महीना के भीतर जो है वो आत्मसमर्पण कर दे। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन जो है इसके खिलाफ थी, क्योंकि नक्सली को ये बार बार हम देखे हैं और हमने खबर के माध्यम से बताया कि कैसे प्रदेश के जो गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अगर नक्सली आत्मसमर्पण चाहते हैं तो पहले हथियार छोड़े, लेकिन नक्सली उसके लिए तैयार नहीं थे। और ये वही नक्सली थे, अरे वही केशव राव था जिसको अलग अलग नाम से जाना जाता था, जो एक पेशे से इंजीनियर था। हमने प्रकाश नाम सुना था, गगन्ना नाम सुना था, नरसिम्हा राव नाम सुना था, बसवा राजू नाम सुना था। पूरा जो नाम है केवल एक नक्सली का था, जो नक्सली बस्तर के जो भोले भाले ग्रामीण आदिवासी थे, उनके वहां के युवाओं को जो है गोरिल्ला युद्ध के लिए तैयार करता था। पीएलजीए बटालियन को पैदा करने वाला जो नक्सली था वो था प्रकाश, वो था गगन्ना। ये वही नक्सली है जिसपे लाखों करोड़ों रुपए का इनाम था। आज उस नक्सली को सुरक्षा बल के जवानों ने घेर के मारा है और ये बताया गया कि पीएलजीए का 7वीं बटालियन जो है उसके जो सभी सदस्य थे, 32 सदस्य थे, उसके 32 के 32 नक्सली जो है मारे गए हैं और उसका जो हेड था केशव राव, वो भी मारा गया है। इसलिए ये सबसे बड़ा जो है आज का इनकाउंटर है और सबसे बड़ा कामयाबी मानी जाएगी नारायण पुलिस के लिए, बस्तर पुलिस के लिए, छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए। जी शहनवाज, आपने बहुत सही कहा कि बसव राजू, उसकी सुरक्षा में एक बड़ा घेरा होता था, 6 लेयर की सुरक्षा होती थी, 20 नक्सली तैनात रहते थे और AK-47 था। सौरभ से जानना चाहूंगा थोड़ा, बसव राजू के बारे में बताएं, वो किस तरीके से नक्सल कैडर में आया और अभी क्या गतिविधियां करता था, किस पोस्ट पर था, तमाम चीजें। सौरभ। मृगेन जी, बसवा राजू एक तरीके से देखा जाए कि ब्रेन था वो नक्सलियों का, और ब्रेन इसलिए कह रहा हूं मैं, वो बहुत पढ़ा लिखा था, एजुकेटेड था, और 1970 में वो अपना घर छोड़ा था। उसके घर में उसके नाम की उसकी जमीन जायदाद सभी थी, लेकिन वो कभी भी वापस नहीं गया और आके अपने आप को नक्सल गतिविधियों में, नक्सली विचारधाराओं में समर्पित कर दिया। 1987 की जो मैं आपको बात बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि छत्तीसगढ़ में लिट्टे के द्वारा एक ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया गया। उस ट्रेनिंग कैंप में ये ट्रेनिंग लिया और इसके बाद एम्बुस बनाने में, बम बनाने में इसे महारत हासिल थी। ये बहुत ज्यादा परिपक्व हो चुका था और जितने भी बड़े बड़े कांड नक्सल करते थे, माओवादी करते थे, उन सब का ब्रेन था। और इसलिए ये इतनी बड़ी सफलता मानी जा रही है क्योंकि ये शीर्ष जो नेतृत्व होते हैं, पोलित ब्यूरो, उस सीसी मेंबर, उनमें से था और
सबसे बड़ी बात यह है कि 5 राज्यों की जो पुलिस है इसे लगातार खोज रही थी। और अभी हमने इनके फोटोग्राफ देखे, आईबी के पास, पुलिस के पास जो इनकी फोटो थी वो पिछले 30 साल पहले की फोटो थी जवानी की, जो अभी हम स्क्रीन में देख भी पा रहे हैं। और इसके बाद जो फोटो आज आई है वो इनकाउंटर के बाद की आई है। तो आप इससे समझिए कि ये कितना ताकतवर था कि इसकी एक भी फोटो नहीं आ रही थी। हर समय इसके पास, आज जब दोपहर में हम बातचीत कर रहे थे तो आर.के. विज सर ने बताया कि 70 से 80 लोगों की एक टुकड़ी होती थी, जो कि अभी कम करके 40 से 50 की टुकड़ी हुई थी। यानी आप सोचिए कि ऑटोमेटिक वेपन्स लिए 40 से 50 लोग इसकी घेराबंदी करके इसके साथ हमेशा रहते थे। और यही वजह है कि आज जब मुठभेड़ हुआ तो भारी मात्रा में वेपन्स पाए गए हैं, भारी मात्रा में ऑटोमेटिक वेपन्स पाए गए हैं। और इसलिए कहा जा रहा है कि अब तक का ऐतिहासिक सफलता मिला है जवानों को, क्योंकि बसवा राजू ब्रेन जो है नक्सलियों का वो मारा ठीक है। गया है। सहनवाज से समझना चाहूंगा कि जिस एरिया में बसव राजू को मारा गया है उस एरिया के बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वो एरिया क्या है। ऐसा बताया जा रहा है कि पूरा जंगल और पहाड़ वाला एरिया है, मैदानी इलाका एकदम नहीं है, और वहां नदियां हैं, छोटे छोटे कैनाल्स हैं और बड़ा दुर्गम एरिया है, इसलिए वो नक्सलियों के छिपने का सेफ ठिकाना था। सहनवाज, देखिए, बिल्कुल नारायणपुर का जो ओरछा ब्लॉक है वैसे भी नक्सल प्रभावित गढ़ रहा है शुरू से, और नक्सली इसको उप राजधानी मानते थे। पहले नक्सलियों का उप राजधानी जो था जगरगुंडा हुआ करता था, लेकिन जगरगुंडा के बाद एक टुकड़ी टूटी और सीधे जो है जाकर नारायणपुर का थुलथुली के पास बनाया था। और उसके बाद अभी ये ओरछा के जिस ब्लॉक में मुठभेड़ हुई है वहां का इलाका में, क्योंकि इस इलाके में हम देख रहे हैं कि एक तरफ बारिश भी हो रहा है और दूसरी बात जो है नक्सलियों के लिए यहाँ पे पर्याप्त साधन है, क्योंकि उनको रहने का ठिकाना यहाँ पे है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे सेटेलाइट हो या ड्रोन के माध्यम से भी नक्सलियों की निगरानी नहीं की जा सकती, इसलिए नक्सली अपने आप को यहाँ पे सुरक्षित मानते थे। इससे पहला जो उनका ठिकाना था कर्रे गुट्टा की पहाड़ी, हम देखें कि कर्रे गुट्टा का पहाड़ी कैसा था, वहां पे कैसे नक्सली रहते थे। छोटे छोटे वो लोग अपने बंबू बनाए हुए थे, उसमें वो लोग रहते थे। वहां पे उनके लिए राशन व्यवस्था था, पानी व्यवस्था था, और सबसे बड़ी बात कि वहां पे निगरानी जो हम करते हैं, सुरक्षा बल के जवान जो निगरानी करते थे ड्रोन के माध्यम से, वो निगरानी नहीं कर पा रहे थे, इसलिए नक्सली वहां पे छुपे हुए रहते थे। ये जो इलाका है ओरछा ब्लॉक का जहाँ पे मुठभेड़ चल रहा है, इस इलाके में जो ड्रोन के माध्यम से जो तस्वीरें हम देखे हैं, उसकी बात बता रहा हूँ कि जंगल के अलावा वहां पे कुछ नहीं देख पा रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि जो वहां पे सुरक्षा बल के जवान मुठभेड़ में शामिल हुए थे, उनको मॉनिटरिंग करने में सुरक्षा बल के बड़े अधिकारियों की भी जो है बड़ी रुक के जो है ना एक टेंशन बढ़ा दे रहा था। मतलब कुल मिलाकर आप ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत घने जंगल हैं, इनकी ड्रोन से भी निगरानी नहीं हो पाती थी, इसलिए इनके छिपने का सुरक्षित ठिकाना था। वैसे कर्रे गुट्टा की पहाड़ी में जब ऑपरेशन किया गया तो वहां 1.5 साल का राशन मिला। नक्सली किस तरीके से अपनी तैयारी में रहते हैं उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। सौरभ से जानना चाहूंगा, सौरभ, आज जो सफलता मिली है उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सबका ट्वीट आया, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का, इसको किस तरीके से देखते हो? क्या ये पॉलिटिकल विल पावर की जीत है आज? बिल्कुल मृगेन जी, ये पॉलिटिकल विल पावर की जीत है, क्योंकि जब से हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उनका एकमात्र मोटिव रहा है कि हम नक्सल मुक्त करेंगे। बार बार गृह मंत्री का दौरा, बार बार प्रधानमंत्री का दौरा, आप देख रहे हैं अभी कर्रे गुट्टा का जो नक्सल ऑपरेशन हुआ था, इसके बाद भी गृह मंत्री ने ट्वीट किया था, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था और मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया था। आज भी यही सब देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये होता है कितने करीब से वो लोग इस सारे ऑपरेशंस को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और सारे मिनट टू मिनट चीजों की जानकारी ले रहे हैं। इसलिए ये बहुत सही आपने कहा कि पॉलिटिकल विल पावर की जीत है। और अभी लगातार जब भी ट्वीट आता है गृह मंत्री का, वो एक लाइन हर ट्वीट में बोलते हैं कि मार्च 2026 वो दिन होगा जब पूरे देश से नक्सलवाद का अंत होगा। ये सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, ये लगातार करके दिखा रहे हैं, क्योंकि लगातार ऑपरेशन जारी है। पिछले साल 2024 में लगभग 170 नक्सलवादियों को मारा गया, और अभी जबकि मई का महीना पहुंचा है, यानी कि टोटल 5 महीना हुए हैं, 178 के आसपास नक्सली मार दिए गए, जिसमें बड़े काडर के नक्सली हैं। अभी सहनवाज बता रहे थे कि जो अबूझमाड़ है, अबूझमाड़ के बारे में मैं बता दूं कि अबूझमाड़ नाम ही इसलिए है क्योंकि इसे बूझा नहीं जा सकता। मैं बताऊं कि जब मैं लास्ट टाइम
नारायणपुर के एसपी प्रभात कुमार का इंटरव्यू किया था मैंने, तो उन्होंने बताया कि सौरभ अब अबूझमाड़ का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां तक जवान नहीं पहुंच सके हैं, जहां तक हम नहीं पहुंच सके हैं, चाहे वो कुतुल का एरिया हो, हापाटोला का एरिया हो। पिछले साल जब अप्रैल में बहुत बड़ा सफलता पाया था जवानों ने, तब मैं गया था ग्राउंड में, तब हम 4 पहाड़ी पार किए थे और 4 पहाड़ी पार करने के बाद ग्राउंड जीरो तक आए थे। इतना घना जंगल है कि ना ड्रोन से कुछ दिख सकता है ना कुछ, और ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा होती है, 42-45 डिग्री गर्मी होती है। इसमें जवानों ने लगातार ऑपरेशन किया, ना पीने को पानी मिल रहा है ना कुछ, और ऐसे में नक्सलियों का गढ़, नक्सलियों का किला, जहां पर बसव राजू जैसे टॉप कैडर के नक्सली रह रहे हैं, वहां तक पहुंचना, 50 से 60 ऑटोमेटिक वेपन्स लिए जो उनकी रक्षा कर रहे हैं, उन लोग के साथ लगातार इनकाउंटर करना, मारना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये बिल्कुल पॉलिटिकल विल पावर की जीत है। मृगेन जी ठीक है। शहनवाज, बसव राजू जो है नक्सली कैडर को भर्ती करता था, उनको प्रशिक्षण देता था, तमाम चीजें थी। तो क्या बसव राजू के जाने के बाद ये प्रशिक्षण और भर्ती बंद हो जाएगी, नक्सलियों में नए कैडर आना बंद हो जाएंगे? दूसरा, ये पोलित ब्यूरो मेंबर था और महासचिव भी था, तो क्या अब नक्सली इतने मजबूत कभी हो पाएंगे कि वो अपना नया महासचिव चुन पाए? क्योंकि आज की जो परिस्थिति लग रही है उसमें नक्सली पूरी तरह बिखर गए हैं, तहस नहस हो गए। शहनवाज, देखिए मृगेन सर, पहला तो हमको समझना होगा कि जो बसवा राजू था वो कैसा था। कि हमने, देखिए आपको बता दूं कि जो 10 अप्रैल 2010 का इनको जो सबसे बड़ा जवानों के लिए क्षति का समय था, चिंतलनार इलाके, जो सुकमा जिले के चिंतलनार है, वहां पे 76 जवान जो है शहीद हुए थे। सभी पूरे देश जो है इस घटना के बाद जो है आश्चर्य रह गया था कि इतने बड़े जवान, इतने बड़े समूह में जब जवान जा रहे थे तो उनको कैसे मार दिया गया था। ये पूरे जवानों को वी पॉजिटिव में घेरने का काम जो है, एक मास्टरमाइंड प्लान जो बनाया था खुखार नक्सली हिडमा के साथ बसव राजू ने। साथ ही उसके बाद हम आपको दरभा कांड जो याद होगा आपको, जहाँ पे 27 लोगों की हत्या हुई थी, शहीद 27 जो लोग थे वो शहीद हुए थे, जिसमें राजनीतिक पॉलिटिक्स लोग थे, जवान थे, इनकी जो हत्या हुई थी, जो दरभा कांड था उसका मास्टरमाइंड जो था यही था बसवा राजू। आपको पता होगा विशाखापट्टनम जाने से पहले एक सुंदर जगह आता है अरकू। अरकू में 2 विधायक थे जो बैठे हुए थे, उन दोनों विधायक को एक प्लान बनाकर हत्या करने वाला जो खुखार नक्सली था वो था बसवा राजू। और आपको याद होगा कि गिर चरोरी में 15 जवान समेत 16 ग्रामीणों की हत्या कर दी गई थी और साथ में 25 से अधिक सुरक्षा बल के जो गाड़ियां थी उसको आग के हवाले कर दिया गया था। ये जो मास्टरमाइंड था ये था बसवा राजू। तो जाहिर सी बात है जो पीएलजीए का बटालियन है, उस बटालियन का हेड और सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर चलाने वाला और हथियारों को सिखाने वाला कि गोली कैसे बनाना है, सबसे देखिए हम कई मुठभेड़ में देखें, मुठभेड़ के बाद जो है नक्सलियों के पास मौजूद गोली, बम, कारतूस, कई सारी चीजें जो है बरामद होता है। और सबसे बड़ी बात कि वे ये सब चीज को खुद से बनाते हैं, बम की प्रैक्टिस करवाते हैं, टिफिन बम हो या एयर बम हो, जो भी हो, ये सभी को बनाने वाला जो था, सिखाने वाला जो था नक्सलियों को, वो था बसव राजू। क्योंकि बसव राजू पेशे से इंजीनियर था और एनआईटी जैसे संस्था से वो पढ़ के निकला था। तो सोचिए कितना बड़ा वो दिमागदार व्यक्ति रहा होगा। और सबसे बड़ी बात कि ये बस्तर में कब आया है, 1987 में, यानी नक्सली जब बस्तर में आए थे उनका दशक माना जाता है 1990। ये 1990 से भी 3 वर्ष पहले बस्तर में आ चुका था और बस्तर के ग्रामीणों को, भोले भाले ग्रामीणों को जो है नक्सलियों के बीच में लाने के लिए, नक्सलियों का सहारा बनाने के लिए जो है कई सारे प्रबंधे अपनाए थे। और ये जब आज मारा गया है तो ये भी बताया जा रहा है, जब हमने गणेश का नाम सुने हैं, गणपति, वो जो गणपति था वो नक्सलियों का जो था महासचिव था। अब उसकी जगह पर जब उसने 2023 में नक्सली विचारधारा, नक्सली संगठन को छोड़ा, उसके बाद उसका जगह लेने वाला था बसव राजू, जिसको हमने कई सारे प्रेस नक्सलियों के जो प्रेस विज्ञप्ति आते हैं उसमें हमने देखा, गगन्ना, प्रकाश, नरसिम्हा राव, नरसिम्हा रेड्डी, ये जो सभी नाम आते थे वो पूरा नाम जो है एक ही व्यक्ति का हुआ था, वो बसव राजू का। कई अनेक नामों से वो विख्यात था और नक्सलियों का जो बस्तर में जनक माना जाता है। सबसे बड़ी बात, हिडमा जैसे जो आदिवासी को खुखार नक्सली बनाने वाला जो कोई लीडर रहा है तो बसवा राजू है। देवा जैसे आदिवासी, बसव राजू अब मारा गया है, बसव राजू के मारे जाने के बाद
हिड़मा जैसे आदिवासी अब लगता है नक्सली नहीं बन पाएंगे। आतंक की जो फैक्ट्री थी इनकी वो भी नहीं बन पाएगी। सौरभ, आपसे समझना चाहूंगा, लंबे समय से आप इस पर स्टोरीज करते रहे हैं, ये बताइए कि वसो राजू के बाद क्या स्थिति रहेगी छत्तीसगढ़ में? क्या जो सरकार ने डेडलाइन तय की है, केंद्र सरकार ने जो डेडलाइन तय की है, उससे पहले ही नक्सलवाद खत्म हो जाएगा? और दूसरा सवाल, इस पर कुछ पॉलिटिक्स हो रही है, उस पर अगले सवाल में आऊंगा, पहले इस पर बता दीजिए। बिल्कुल मृगेन जी, आपने बहुत सही कहा कि क्या इनके बाद नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। सबसे पहले बात तो समझने वाली बात है कि नक्सलवाद या माओवाद जो भी है, ये कहते हैं कि ये हमारी लड़ाई वैचारिक है। तो इन विचारधारा कैसे खत्म होगी इतने कम समय में, ये बात समझने वाली है। तो विचारधारा के स्तर पर तो हम जाएंगे, लेकिन जो बहुत बड़ी लड़ाई है, जो बंदूक लिए घूम रहे हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, मास्टरमाइंड कहलाते हैं, जिनके वजह से लोग आते हैं। क्योंकि पुअर्ती जैसे एरिया में देखा जाए, हिड़मा है, देवा है, पुअर्ती से बहुत सारे ऐसे लड़के निकले हैं जो आगे चल के नक्सलवाद में बड़ा नाम काबिज किए हैं। तो ये सारे लड़के किनको देख कर आ रहे हैं? वो बसवा राजू जैसे लोग को देख कर आ रहे हैं, ये टॉप लीडर्स को देख कर आ रहे हैं। हाथ में गन लेके चलना, उन्हें लगता है कि हम लोगों के बीच में जाएंगे, उन्हें जागृत करेंगे और जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ेंगे, जिसके लिए ये लोग दिग्भ्रमित करते हैं। अब ऐसे में देखा जाएगा कि जब टॉप लीडर्स मारे जाएंगे, टॉप लीडर्स नहीं होगा, तो ये जो कमेटी बना के ये लोग काम करते हैं, लोगों को ट्रेंड करते हैं, ये सारी चीजें नहीं होंगी। और ऐसे में ये बहुत बड़ी जीत होगी जवानों की, सरकार की, क्योंकि फिर नए जो लड़के आ रहे हैं वो आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि एक तरफ सरकार जहां सीधा सीधा एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रही है, वहीं दूसरी तरफ गांव गांव तक पहुंच रही है। पेड़ के नीचे अभी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहब बैठ के चौपाल लगा रहे हैं, आंगनबाड़ी की स्थापना हो रही है, स्कूल की स्थापना हो रही है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में जब दोनों तरफ से काम चलेगा, एक तरफ से नक्सल से मुक्त किया जाएगा राज्य को, और दूसरी तरफ एजुकेशन पहुंचाया जाएगा, शिक्षा पहुंचाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जो ट्वीट आया है, उसमें साफ साफ लिखा है कि हम नक्सल आतंक से समाप्त करेंगे बस्तर में, और वहां के लोगों को शांति और विकास देंगे। दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, शांति और विकास देंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है, और ये ट्वीट नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। चुनाव में भी हमने देखा कि बीजेपी लगातार ये कहती थी कि अगर उनकी सरकार बनती है तो बस्तर को नक्सल मुक्त करेंगे। लेकिन आज एक और बयान आया है जिस पर आप दोनों की राय लूंगा, वो है पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का। उन्होंने कहा कि हमने फसल बोने का काम किया, आप काट रहे हैं, फसल बोने वाले को श्रेय नहीं मिलता। क्या कहते हैं? पहले शहनवाज आप बताइए, क्योंकि आप बस्तर में हैं, वहां देख रहे हैं। क्या जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें इस तरह की फसल बोने का काम किया गया और आज काटने का श्रेय बीजेपी ले रही है, या बीजेपी मूल रूप से नक्सलवाद के एक सफाई के लिए काम कर रही थी? शहनवाज। शहनवाज, नेटवर्क की दिक्कत है, किसी कारण से हमसे अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं। सौरभ, आपसे यही सवाल पूछूंगा और इसका जवाब लूंगा। देखिए मृगेन जी, राजनीति होती रहती है, चाहे जिसे भी श्रेय मिले, अपोजिट जो पार्टी रहती है उनका यही कहना रहता है कि ये काम हमारा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि फसल बोने वाले भी जवान हैं और फसल काटने वाले भी जवान हैं। 2008 के आसपास से डीआरजी की स्थापना हुई थी। आप देख रहे हैं डीआरजी कितने तेजी से मूवमेंट कर रही है, कितने तेजी से ऑपरेशन कर रही है। डीआरजी और बस्तर फाइटर्स में जो लड़के हैं, जो लोकल लड़के हैं, जिन्हें वहां के वातावरण के बारे में पता है, उनके भाषा के बारे में पता है, ये जो है सबसे मेन फैक्टर होता है। इस वजह से ऑपरेशन सफल हो रहा है। पहले समाचार आते थे कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हुई, क्योंकि जो भी सीआरपीएफ के, कोबरा के जवान होते थे वहां के वातावरण से, पर्यावरण से वाकिफ नहीं होते थे। लेकिन अब सबसे बड़ा लीड यही लिया जा रहा है कि ये जो डीआरजी के जवान हैं वो फ्रंट से लीड करते हैं, और इस वजह से वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, लगातार सफलताएं मिल रही है। और आप देख रहे हैं कि कैजुअलिटीज नहीं हो रही है। आज भी इतने बड़े ऑपरेशन हुआ, डीआरजी का एक जवान शहीद हुआ, पहले भी हम देखे आए कि अब कैजुअलिटीज कम हो रही है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि भले पॉलिटिकल पार्टीज कुछ भी कहे, लेकिन जो फसल है वो भी जवान रहे हैं और काट भी जवान रहे हैं, और इसका श्रेय भी उन जवानों को ही मिलना चाहिए। मृगेश जी, बहुत सही बात कही आपने। जवानों के शौर्य को तो सलाम करने की जरूरत है, क्योंकि आज डीआरजी के जवानों ने जो करिश्मा किया है, जो चमत्कार किया है, जो शौर्य का प्रदर्शन किया है, वो साफ साफ बता रहा है कि स्थानीय लड़ाके आज उन नक्सलियों पे भारी पड़ रहे हैं जो पिछले 30 साल से पैरेलल सरकार चलाने का दावा करते थे।
हालांकि टीएस सिंहदेव के बयान को विजय शर्मा जो गृह मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने काउंटर किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि हम किसी के योगदान को नकार नहीं रहे। यही होता है पॉलिटिकल विल, आप किसी के योगदान को नकार नहीं रहे हैं और मजबूती से उस लाल आतंक के खिलाफ खड़े हैं, लड़ रहे हैं और अब जीत दर्ज कर रहे हैं। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। डीआरजी के जवानों को सैल्यूट करते हुए चर्चा को विराम देता हूं। नमस्कार।